हेलो फ्रेंड्स, मैं रवीश कुमार जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान पटना विक्रम का छात्राध्यापक इस वीडियो के माध्यम से आप सबके साथ कुछ शेयर कर रहे हैं। पिछले वीडियो में हमने सीखा था इन्वायरमेंट स्टडीज़ के पार्ट 1 वीडियो था। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और जा कर के वीडियो प्लेलिस्ट में देख ले। फैमिली और फ्रेंड्स के परिवार व मित्र में परिवार शब्द की उत्पत्ति कैसे हुआ था, परिवार क्या है और परिवार को कितने भागों में बांटा जा सकता है, किन किन आधारों पर। हमने कल आकार के आधार पर परिवार को 2 भागों में विभाजित करके सीखा था, एकल परिवार और संयुक्त परिवार। इसमें एकल परिवार के गुण, एकल परिवार के दोष का डिस्कशन कर लिए है और आज की इस वीडियो में बात करेंगे संयुक्त परिवार के गुण और संयुक्त परिवार के दोष, और साथ ही साथ मित्र और मित्रता का एक बालक के समाजीकरण में और एक बालक पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले हम संयुक्त परिवार पे बात करेंगे। संयुक्त परिवार ऐसा परिवार जिसमें पति पत्नी, दादा दादी, चाचा चाची और बहुत सारे बच्चे और भैया भाभी, मतलब आप मान लीजिए हम और मेरी पत्नी, अगर मेरी शादी हुई है तो मैं और मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, इनके अलावा और भी फैमिली के जितने भी सदस्य हैं वो लोग हैं, तो ये एक संयुक्त परिवार हुआ, ज्वाइंट फैमिली हुआ। इस तरह से ज्वाइंट फैमिली के कुछ गुण भी है और कुछ दोष भी है। जैसे कल सिंगल फैमिली के कुछ गुण के बारे में बात किए थे और कुछ दोष के बारे में। ये हुआ आपके सामने एक ज्वाइंट फैमिली जिसमें देखिए एक दादा दादी है, एक उनके बड़े लड़के हैं, फिर इनके छोटे और फिर इनके एक और उनसे भी छोटे लड़के हैं और 2 बच्चे हैं। तो ये एक ज्वाइंट फैमिली हुआ। उसके बाद आगे बात करते हैं इनके गुण का। ज्वाइंट फैमिली का संयुक्त परिवार के गुण की बात करते हैं। इसका पहला गुण है चरित्र निर्माण में सहायक। अगर आप सिंगल फैमिली में हैं तो इसमें एक प्रॉपर चरित्र निर्माण नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर आप सिंगल फैमिली है तो उसमें एक पति पत्नी और उनके बच्चे हैं और कोई बड़े बुजुर्ग घर में है नहीं। लेकिन अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो इनमें दादा दादी और भी बड़े बुजुर्ग होते हैं जिनसे चरित्र निर्माण में सहायता मिलती है कि बड़े के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए, छोटे के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए। हालांकि सिंगल फैमिली में भी मिलता है, लेकिन ये केवल उनके द्वारा बताए जाने से और स्कूली शिक्षा से मिलती है, लेकिन वो उतना कारगर नहीं होता जितना कि एक ज्वाइंट फैमिली में बच्चा देख करके सीख जाता है, बड़े बुजुर्ग के साथ व्यवहार और आचरण, चरित्र निर्माण, इस तरह से। अगला है इसका गुण श्रम का विभाजन। अगर आप सिंगल फैमिली में हैं तो कोई भी काम आता है तो आप अकेले ही करेंगे, लेकिन अगर आप ज्वाइंट फैमिली में हैं तो कोई भी काम को आप बांट के कर सकते हैं। श्रम का विभाजन हो जाता है तो वो बड़े नहीं लगता है और आसानी से काम भी हो जाता है, बड़ा से बड़ा काम। जैसे अगर आपके घर में आपके माता पिता है और आप 2 भाई है, आपकी भी शादी हो गई है और आपके भाई की भी शादी हो गई है, तो माता जी ऑर्डर लगाती है कि छोटी वाली बहू सुबह का खाना बनाएंगी और बड़ी वाली बहू शाम का खाना बनाएंगी, तो इससे श्रम का विभाजन हो जाता है। इस तरह से बहुत सारे कामों का विभाजन किया जा सकता है। ये हुआ आपका श्रम विभाजन। उसके बाद अगला बात करते हैं नागरिक गुणों का विकास होना। नागरिक गुणों का एक ऐसे विकास होता है उसमें भी, लेकिन इसमें कुछ अपेक्षाकृत, मतलब उसके अपेक्षाकृत एकल फैमिली के अपेक्षाकृत जॉइंट फैमिली में ज़्यादा अच्छे से होता है नागरिक गुणों का विकास। अगला है आर्थिक अपव्यय पर रोक। सिंगल फैमिली के तुलना में जॉइंट फैमिली में आर्थिक अपव्यय पर रोक लगता है। जैसे अगर कोई चीज़ आप खरीदें, कोई भी सामान खरीदें, तो सिंगल फैमिली में कम उसका यूज होगा, जिस मुताबिक दाम लगा या जितना आप यूज करना चाहते हैं उतना यूज नहीं कर सकते उसका। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में है तो उसका समुचित उपयोग कर सकते हैं। जैसे अगर आप उदाहरण लेते हैं एक वॉशिंग मशीन का, अगर आप सिंगल फैमिली में और वॉशिंग मशीन खरीदते हैं तो केवल आप अपना काम करेंगे और उतना यूज नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में है तो अलग अलग वॉशिंग मशीन नहीं खरीदना पड़ेगा, बल्कि एक वॉशिंग मशीन से सारे लोगों का काम हो जाएगा, जिससे आर्थिक अपव्यय पर रोक लगेगा। भावी पीढ़ी का अगला है भावी पीढ़ी का समुचित विकास। भावी पीढ़ी का समुचित विकास होता है क्योंकि चरित्र निर्माण होता है, इसमें नागरिक गुणों का विकास होता है, और जिस बालक का नागरिक गुणों का विकास, चरित्र निर्माण एक जॉइंट फैमिली में अच्छे तरीके से होगा, उनका भावी पीढ़ी का भी समुचित विकास होना पूर्ण रूप से संभव है। अगला है भावनात्मक सहयोग। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो इसमें भावनात्मक सहयोग की भावना बालक में जागृत होती है, अपने परिवार के देख करके कि किसके साथ किस तरह से किस भावना से पेश आना चाहिए, और मतलब भावनात्मक सहयोग की भावना जागृत होती है। अगला है कोई भी संकट से निपटारा में उपयुक्त। अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो कोई भी संकट आता है तो उससे आसानी से निपट सकते हैं। सिंगल फैमिली में हम लोग बात किए थे कि कोई संकट आता है तो अकेले ही उससे वहन करना पड़ता है, उससे फेस करना पड़ता है। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो कितना भी बड़ा संकट हो उसे आप हंसते हंसते, और अगर हंसते हंसते नहीं भी तो मतलब एक अच्छे तरीके से उसे डील कर सकते हैं, उस समस्या से निपट सकते हैं, लड़ सकते हैं और फिर उसका सामना कर सकते हैं।
इसका मतलब ये हुआ कि संयुक्त परिवार में लोग एक दूसरे की सहयोग की भावना से मिलकर रहते हैं और सहयोग करते हैं और सहयोग करके चलते हैं। अगला अब बात करते हैं संयुक्त फैमिली के, ज्वाइंट फैमिली के दोष। पहला दोष हुआ पारिवारिक कलह। जैसे सिंगल फैमिली में पारिवारिक कलह होता है, लेकिन केवल पति पत्नी में ही हो सकते हैं, और अगर बच्चे हैं तो उनमें तो वो कुछ कम होते हैं। लेकिन अगर जॉइंट फैमिली की बात करें तो उसमें इनके सिंगल फैमिली के तुलना में कंपैरिजन में उसमें ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें श्रम विभाजन के लेकर के भी हो सकता है कि आप फला काम नहीं करेंगे, आप फला काम करते नहीं, केवल हम ही करते हैं, दिन भर हम ही काम करते हैं, आप कुछ करते नहीं हैं, केवल हम ही पैसा कमाते हैं, आप कुछ कमाते नहीं हैं, इस तरह के लेकर के, या और भी जैसे रीज़न हो सकता है, बहुत सारे रीज़न है, इसके लेकर के पारिवारिक कलह होते रहते हैं। ये एक दोष है। दूसरा दोष की बात करें तो स्त्रियों की दुर्दशा। जैसे सिंगल फैमिली में अगर आप है तो उसमें कम सदस्य है, फैमिली मेम्बर है, जिससे एक स्त्री को उतना ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ता है जितना एक जॉइंट फैमिली में करना पड़ता है। जैसे जॉइंट फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं, उनका देखभाल, साफ़ सफाई का ख्याल रखना, फिर सबका खाना बनाना, और इस तरह से बहुत सारे काम होते हैं, जिससे स्त्रियों की दुर्दशा, ये इसका दोष है। अगला दोष की बात करें, बालकों के विकास में बाधा। अगर आप सिंगल फैमिली में हैं तो इसमें बालक का विकास, बहुत सारे बच्चों नहीं होते, इसलिए एक प्रॉपर तरीके से हो सकता है, अच्छा तरीके से हो सकता है। लेकिन अगर आप जॉइंट फैमिली में हैं तो इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं, जिसमें प्रत्येक पर ध्यान दिया जाना संभव नहीं है, प्रत्येक पर नहीं ध्यान दिया जा सकता है, इसलिए बालकों का विकास में बाधा होता है। उसके बाद बात करते हैं अगला, परिवार का क्या महत्व है। एक बालक के समाजीकरण में, एक बालक के जीवन में उनके परिवार का क्या योगदान होता है, क्या रोल होता है, उस पे हम लोग डिफिनेशन में ही पढ़े हैं परिवार का, कि परिवार एक सामाजिक संस्था है, और परिवार एक सामाजिक संस्था होने के नाते समाजीकरण का बहुत बड़ा रोल निभा सकता है। क्योंकि एक बालक का जन्म एक परिवार में होता है, और वो परिवार से ही बड़े होकर के समाज में जाता है, और समाज में अपना गुणों का दूसरों के साथ शेयर करता है, और अपने गुणों के साथ एग्जिस्ट करता है, समाज में रहता है। तो उसमें उनके परिवार का किया हुआ समाजीकरण का लक्षण भी देखने को मिलते हैं। अगर एक बालक का समाजीकरण परिवार में हुआ और अच्छे तरीके से नहीं हुआ, उसके गुण आचरण सही नहीं है, तो हम लोग अक्सर देखने के लिए मिल जाता है बाहर भी, कि कोई साफ़ सफाई से नहीं रहता है कोई लड़का, तो उससे पता चलता है कि इसका फैमिली भी साफ़ सफाई से नहीं रहता होगा। इसलिए परिवार का महत्व एक बालक के समाजीकरण में बहुत बड़ा है। पहला महत्व, बालक का सर्वप्रथम समाजीकरण में पढ़ ही लिए। अगला महत्व, माता पिता के स्वास्थ्य का प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। जाहिर सी बात है, अगर किसी घर के माता पिता स्वस्थ है, अच्छे से प्रॉपर तरीके से साफ़ सफाई रखते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, तो उनका बच्चे भी साफ़ सफाई का ध्यान रखेगा और स्वस्थ रहेगा। अगर कोई माता पिता गंदगी फैलाए रहते हैं, साफ़ सफाई का ध्यान नहीं रखते हैं, और किसी तरह का कोई किसी तरह का बीमारी हो, तो उनके बच्चे में भी पाए जाने की आशंका होती है, और उनके बच्चे भी उस स्वस्थ नहीं रह पाते हैं। अगला, बालक का स्वाभाविक विकास में परिवार का सबसे बड़ा योगदान होता है, क्योंकि उसका कैसा स्वभाव है ये परिवार पर ज़्यादातर निर्भर होता है। आप अक्सर सुने होंगे कि फला का लड़का अपने पिता पे गया है, मतलब स्वभाव में अपने माता पे गया है, पिता पे गया है, या बाबा वाला स्वभाव है, दादाजी वाला स्वभाव, इस तरह से। तो बालक का स्वाभाविक विकास में परिवार का सबसे बड़ा महत्व होता है। बालक का नियमित दिनचर्या में भी परिवार का महत्व है। जैसे अगर आपके घर में सब लोग सुबह सुबह उठता है, व्यायाम करता है और नाश्ता करता है, और फिर नहा के नाश्ता करता है, पूजा पाठ करता है, इस तरह से जो नियमित दिनचर्या होता है, वो अगर आपके परिवार में एक अच्छे तरीके से होता है, तो आपके घर की बालक भी, छोटे छोटे बच्चे भी इनसे सीखेंगे, और उनका अच्छा सा समाजीकरण होगा, और उनका नियमित दिनचर्या परिवार पर डिपेंड करता है। मानसिक विकास में, अगर आपके परिवार में दिन प्रतिदिन, मतलब प्रत्येक दिन कलह होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े होते रहते हैं माता पिता में, तो इससे बच्चों का मानसिक विकास पे भी असर पड़ेगा, और उनके अच्छे तरीके से मानसिक विकास नहीं हो पाएगा। शारीरिक विकास में ही परिवार का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपके परिवार में नियमित डाइट का अगर बच्चा नियमित डाइट करे प्रॉपर तरीके से अच्छा सा, तो उसका शारीरिक विकास होता है। भाषा का विकास में भी परिवार का बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि बच्चा भाषा सबसे पहला प्रारंभिक भाषा परिवार से ही सीखता है, और किसके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए, क्या बोलना चाहिए, ये सारा चीज़ परिवार से ही सीखता है।
तो भाषा का विकास भी परिवार का महत्व है। भाषा का विकास में परिवार का महत्व है। मानसिक विकास में सकारात्मक प्रभाव, ये भी एक परिवार का महत्व है कि मानसिक विकास में किस तरह का सकारात्मक प्रभाव है। जैसे हम लोग पढ़े मानसिक विकास में कि अगर आपके घर में कलह होते रहते हैं, लड़ाई झगड़े, तो बच्चा के मानसिक विकास भी अच्छा से नहीं हो पाएगा। और अगर आपके घर के सदस्य, फैमिली, माता पिता हमेशा निगेटिव बातें करें, हमेशा निगेटिव सोचें, तो इससे बच्चों के भी ऊपर निगेटिव नकारात्मक प्रभाव आते हैं। लेकिन अगर आपके माता पिता, अगर बच्चा के, बालक का माता पिता पॉजिटिव है, सकारात्मक है, तो उनके बच्चे पर भी सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलते हैं। ये हुआ संयुक्त फैमिली के गुण दोष। उसके बाद परिवार का महत्व। उसके बाद अब बात करते हैं हम लोग मित्र व मित्रता। एक बालक का जीवन में मित्र और मित्रता का क्या महत्व है, क्या योगदान होता है, और मित्र और मित्रता होता क्या है एक्चुअल में, उस पर बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं मित्र क्या होता है। मित्र वह होता है जो बालक के कार्यों में सहयोग करे और उसके साथ खेले। मतलब मित्र वह होता है जो बालक के साथ उसके कार्य में भी सहयोग करे और उसके साथ खेले। उसके बाद बालक जिसके साथ खेलना, कार्य करना पसंद करता है और समय बिताना पसंद करता है, वह उसका मित्र कहला सकता है, बालक का। अगला, परंतु ये जरूरी नहीं है कि मोहल्ले के सभी बच्चे जिसके साथ बालक खेलता हो वो उसका मित्र है। इसका मतलब ये हुआ कि एक बालक जिसके साथ खेलता है, कार्य करता है, वो उसका, और जिसके साथ खेलना पसंद करे तो वो उसका मित्र होता है। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि सारे बच्चे मोहल्ले के जिसके साथ बालक खेलता है वो उसका मित्र है। मित्रता एक स्वतंत्र रिश्ता है। अक्सर हम लोग देखते हैं कि घर में ऐसा रिश्ता होते हैं जो मतलब न चाहते हुए भी निभाना पड़ता है, लेकिन मित्रता एक ऐसा रिश्ता है जो एक स्वतंत्र होता है। ना कोई जाति धर्म किसी पर ये बंधित नहीं होता है, किसी पे बंधन इस पे नहीं होता है। आप किसी के साथ भी दोस्ती कर सकते हैं और निभा सकते हैं। ये हुआ, देखिए दो फ्रेंड्स है, खेल रहे हैं आपस में। आगे मित्रता का वर्गीकरण। मित्रता का वर्गीकरण अरस्तु के अनुसार 3 भागों में किया गया है। पहला, उपयोगिता की मित्रता। ऐसा मित्रता जो केवल उपयोग के लिए हो, मतलब काम लगा तो दोस्त यार का हाल है, सब कुछ, फ़ोन किए, मैसेज किए व्हाट्सएप पर, उसका फिर बहाना किया, अरे यार तुम्हारा नंबर गुम हो गया था, ये मतलब काम के लिए दोस्ती, वो उपयोगिता की मित्रता। अगला है आनंद की मित्रता, केवल आनंद के लिए, कि मतलब जब हम बोर हो रहे हैं तब उनको कॉल लगाए या किसी से बात किए, मतलब अपने आनंद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए। और तीसरा है अच्छी मित्रता। ऐसी मित्रता जो अच्छी हो, और कभी भी उपयोगिता की मित्रता और आनंद की मित्रता अच्छी मित्रता नहीं हो सकती। मतलब ये दोनों मित्रता के छोड़कर जो मित्रता बची वो अच्छी मित्रता है। और ये सम्मान, एक दूसरे के प्रति इसमें सम्मान की भावना होती है। एक दूसरे के प्रति लोग अपने आपस में एक दूसरे का सम्मान करते हैं और साथ में मिलकर कार्य करते हैं। सुख में भी साथ रहते हैं और दुख में भी साथ रहते हैं। अपने हित, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कार्य करते अच्छी मित्रता में, लेकिन उपयोगिता की मित्रता में अपना हित, अपना स्वार्थ देखते हैं। और आनंद की मित्रता में बच्चों का सर्वांगीण विकास में भी मित्रता का विशेष महत्व होता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप सुने होंगे कि अच्छा अगर संगति हो गया है किसी बच्चा से तो उसका विकास अच्छा होगा, और किसी गलत बच्चे से उसका संगति हो गया तो निश्चित तौर से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली उस बालक पर गलत प्रभाव आता है। हमने भी अक्सर ये देखा है कि एक बालक अगर कोई निगेटिव यूज करता है, जैसे किसी भी तरह का गलत रास्ता अपनाया हुआ है, तो उसके दोस्त भी गलत रास्ते अपनाए हुए दिखते हैं। वो ना चाहते हुए भी उसका असर उस पर आ जाता है, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। यानी बच्चों के सर्वांगीण विकास में भी मित्रता का सबसे बड़ा महत्व होता है, और समाजीकरण में भी मित्रता का महत्व होता है। क्योंकि परिवार के बाद दूसरी स्टेज होती है मित्रता, फ्रेंडशिप, घर से निकलने के बाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो कृपया लाइक और शेयर कर दें। थैंक यू।